नमस्कार। आज की हमारी गहन पड़ताल का विषय है संसाधन और विकास। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास की चीजें जिन्हें हम संसाधन कहते हैं वो असल में है क्या। हम ये भी देखेंगे कि उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उनके विकास से जुड़ी क्या समस्याएं हैं और भारत में भूमि और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की क्या स्थिति है। तो चलिए इस विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। जब हम संसाधन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोयला, पानी या जंगल जैसी चीजें आती हैं। लेकिन किसी भी वस्तु को संसाधन क्या बनाता है? यहाँ बताया गया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है, वे संसाधन है। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है। किसी वस्तु को संसाधन बनने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं। ये दिलचस्प है। पहला है उपयोगिता यानी यूटिलिटी, मतलब वस्तु में किसी मानवीय जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो, जैसे पानी प्यास बुझाता है। दूसरा है मूल्य यानी वैल्यू, वस्तु का कोई आर्थिक या सामाजिक महत्व हो। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान है, हमारे पास उस वस्तु का उपयोग करने की तकनीक होनी चाहिए। और चौथा है संस्कृति। समय और स्थान के साथ संसाधन की परिभाषा बदलती रहती है। जो चीज आज संसाधन है हो सकता है कल ना हो या किसी और संस्कृति में ना हो। तो ये तो हुई शर्तें कि कोई चीज संसाधन कैसे बनती है, पर इन संसाधनों की अपनी प्रकृति, अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। ये तस्वीर बहुत अच्छे से इसे दर्शाती है। एक ही पेड़ के 2 पहलू, एक सूखा और एक हरा भरा। बिल्कुल, यहाँ 4 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। पहली, प्रकृति में सीमित, ज्यादातर संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। दूसरी, सापेक्षता, कोई वस्तु एक समय या स्थान पर संसाधन हो सकती है लेकिन दूसरे पर नहीं। जैसे रेगिस्तान में बर्फ का कोई खास उपयोग नहीं, लेकिन एक गर्म शहर में वो एक मूल्यवान संसाधन है। तीसरी, परस्पर निर्भरता, संसाधन आपस में जुड़े होते हैं, एक में बदलाव दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे जंगल कटने से मिट्टी और पानी दोनों पर असर पड़ता है। एकदम सही। और चौथी है विकासशीलता, तकनीक की प्रगति के साथ हम नए नए संसाधनों की खोज करते रहते हैं या पुराने संसाधनों के नए उपयोग खोजते हैं। इतनी विविधता के बाद ये समझना जरूरी है कि इन संसाधनों को व्यवस्थित कैसे किया जाए। यहाँ वर्गीकरण के 2 आधार दिए गए हैं, उत्पत्ति और नवीकरणीयता। हाँ, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें संसाधन 2 तरह के होते हैं। जैव संसाधन जो सजीव स्रोतों से मिलते हैं, जैसे वन, वन्यजीव और जीवाश्म ईंधन भी, क्योंकि वे जैविक पदार्थों से बने हैं। और दूसरा अजैव संसाधन जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज। और जो दूसरा आधार है नवीकरणीयता के आधार पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इसमें भी 2 तरह के हैं। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं से फिर से बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। और अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित मात्रा में है और एक बार खत्म होने पर उन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और ज्यादातर खनिज इसी में आते हैं। वर्गीकरण के 2 और आधार हैं, किसका उन पर अधिकार है और वे विकास की किस अवस्था में हैं। सही कहा। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार हैं। व्यक्तिगत, जैसे किसी किसान की जमीन या घर। सामुदायिक, जिस पर पूरे समुदाय का हक हो, जैसे गांव का चारागाह या शमशान भूमि। राष्ट्रीय, मतलब देश की सीमा के अंदर के सभी संसाधन, जैसे खनिज, जल संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय, जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, जैसे खुला समुद्र या अंटार्कटिका। और फिर विकास के स्तर के आधार पर भी 4 प्रकार हैं। संभावित, जो मौजूद तो हैं पर अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए हैं। विकसित, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग के लिए गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हैं। भंडार, जो उपलब्ध हैं पर हमारे पास उन्हें उपयोग करने की सही तकनीक नहीं है। और आखिर में संचित कोष, ये भंडार का ही हिस्सा हैं, जिन्हें मौजूदा तकनीक से भविष्य की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो संसाधनों का उपयोग करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना ही संसाधन विकास है। लेकिन जैसा कि यहाँ तस्वीरों में दिख रहा है, इस विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से कई गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण, वायु, जल और भूमि का प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन, मतलब वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास,
वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से होती है, और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन। और एक सामाजिक पहलू भी है, संसाधन असमानता एवं संघर्ष, संसाधनों का कुछ ही हाथों में सिमट जाना, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती है। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? जवाब है सतत पोषणीय विकास। ये शब्द हमने कई बार सुना है। आयोग ने दी थी कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके मुख्य उद्देश्य हैं पर्यावरणीय गुणवत्ता का संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, दीर्घकालीन आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एवं न्याय। तो इस संतुलन को हासिल करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं। हाँ, ये कुछ ठोस कदम हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना, सौर ऊर्जा, पवन, जल, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और सबसे जरूरी पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता फैलाना। रणनीतियां तो हैं, लेकिन उन्हें लागू कैसे किया जाए? यहीं पे संसाधन नियोजन की भूमिका आती है। ये संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक व्यवस्थित रणनीति है। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं, जैसा कि इस प्रक्रिया में दिखाया गया है। पहला, पहचान एवं सूचीकरण, मतलब देश में कहाँ कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इसका सर्वेक्षण और मानचित्रण करना। दूसरा, विकास योजना तैयार करना, संसाधनों के विकास के लिए उपयुक्त तकनीक, कौशल और संस्थागत ढांचा बनाना। और तीसरा, योजना का क्रियान्वयन, तैयार योजना को राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ जोड़कर लागू करना। अब एक विशिष्ट और शायद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भूमि। भारत में इसका उपयोग कैसे होता है? यह पाई चार्ट भारत की कहानी बताता है। यहाँ भूमि उपयोग का प्रारूप कुछ इस तरह है। सबसे बड़ा हिस्सा 54% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी खेती की जमीन। 22% वन भूमि है, जबकि आदर्श स्तर 33% होना चाहिए। तो हम काफी पीछे हैं। हाँ, 4% चारागाह हैं। बाकी हिस्से में बंजर भूमि 6%, गैर कृषि उपयोग 8% और अन्य अनुत्पादित भूमि 6% शामिल हैं। भूमि सीमित है, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी घट रही है। इसे भूमि क्षरण कहते हैं, यानी भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके कई मुख्य कारण हैं, जो अक्सर मानव निर्मित हैं, जैसे वनोन्मूलन यानी पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण मतलब जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई, खनन जैसा छोटा नागपुर पठार में एक बड़ी समस्या है, अति सिंचित सिंचाई जिससे जल भराव और लवणता की समस्या होती है, और औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, और साथ ही भूमि का अनुचित प्रबंधन। अगर समस्याएं हैं तो उपाय भी होंगे। भूमि को इस क्षरण से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, उपाय उन्हीं कारणों से जुड़े हैं। वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी, पशुचारण पर नियंत्रण, खनन नियमों का कठोरता से पालन, नाली उपचार और मेड़बंदी ताकि पानी का बहाव नियंत्रित हो, और बंजर भूमि का पुनरुद्धार करना। भूमि के बाद अब उसकी सबसे ऊपरी और उपजाऊ परत यानी मृदा या मिट्टी की बात करते हैं। यह बनती कैसे है? मृदा का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें सैकड़ों वर्ष लगते हैं। इसे 5 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। पहला है मूल शैल, जिससे मिट्टी के खनिज, रंग और बनावट तय होते हैं। दूसरा, जलवायु, तापमान और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तीसरा, स्थलाकृति, ढाल वाली भूमि पर मिट्टी की परत पतली होती है। चौथा, जैविक कारक जैसे सूक्ष्मजीव, वनस्पति आदि। और 5वां है समय, मिट्टी को परिपक्व होने में लंबा समय लगता है। भारत में इतनी विविधता है तो जाहिर है मिट्टी भी कई तरह की होगी। निश्चित रूप से। यहाँ 6 प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। जलोढ़ मृदा, जो उत्तरी मैदानों में मिलती है, बहुत उपजाऊ है, गेहूं धान के लिए अच्छी है। काली मृदा, जो दक्कन के पठार में मिलती है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। लाल एवं पीली मृदा, इसमें लोह ऑक्साइड होता है, जिससे रंग लाल होता है। लैटेराइट मृदा, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, चाय कहवा के लिए उपयुक्त है। मरुस्थली मृदा, राजस्थान और गुजरात में, जो रेतीली और लवणीय होती है। और पर्वतीय मृदा, जो हिमालयी क्षेत्रों में चाय और मसालों के लिए जानी जाती है। जैसे भूमि क्षरण एक समस्या है,
वैसे ही मृदा अपरदन यानी मिट्टी की ऊपरी परत का हवा या जल द्वारा बह जाना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये जल अपरदन और पवन अपरदन दो मुख्य प्रकार का होता है। लेकिन इसे रोकने के भी कई वैज्ञानिक तरीके हैं जिन्हें मृदा संरक्षण कहते हैं। जैसे रक्षक मेखलाएं, मतलब हवा की गति को कम करने के लिए पेड़ों की कतारें लगाना। समोच्च रेखीय जुताई, जो ढलान पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना है। पट्टीदार कृषि, जिसमें फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। सोपानी कृषि, यानी पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना। अवरोधक या रॉक डैम बनाना। और वनीकरण, जो हर तरह के संरक्षण का आधार है। तो आज हमने संसाधनों की परिभाषा से लेकर उनके वर्गीकरण, विकास की चुनौतियों और सतत विकास की आवश्यकता को समझा। हमने विशेष रूप से भारत में भूमि और मृदा जैसे जीवनदायी संसाधनों की स्थिति, उनकी समस्याओं और संरक्षण के उपायों पर भी गौर किया। यह स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना ही आगे का रास्ता है। योजना और संरक्षण के बिना ये संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर अपने दैनिक जीवन में हम इन संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा एक छोटा लेकिन सार्थक कदम उठा सकते हैं।